हमारी जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, आधुनिक भारत के इतिहास की, आज उसका ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो आ चुके हैं। पिछली क्लास में हम देख चुके हैं कि पुर्तगाली किस प्रकार से भारतीय व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करते हैं, अरबियों को बाहर करते हैं। भारत में आगमन के 15 से 20 सालों के अंदर ही अरबियों को भारत से बाहर करने के साथ साथ हिंद महासागर और अरब सागर के ऊपर भी पुर्तगाली कंट्रोल आ जाता है। अरब सागर और हिंद महासागर भी पुर्तगालियों के नियंत्रण में आ जाते हैं। साथ साथ हिंद महासागर और अरब सागर में जो महत्वपूर्ण पोर्ट थे, इम्पॉर्टेंट पोर्ट थे, जैसे कि अडन पोर्ट, हरमुज पोर्ट और मलक्का, इन पे भी पुर्तगालियों का कब्जा हो जाता है। ये भी अरबियों के हाथ से, अरबियों से छीन लेते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुर्तगाली भारत में आने के बाद आने वाले 20 सालों में 1520 तक, अगर हम देखें 1498 में पुर्तगाली आए हैं तो 1515-1520 तक पुर्तगालियों ने भारतीय व्यापार पर अपना पूरा एक अधिकार कर लिया था। हम एक चीज़ पुर्तगालियों के बारे में हम देख चुके हैं कि जब पुर्तगालियों ने जब भारत में एंटर किया था तभी इनके कुछ एजेंडे थे। उससे पहले इनका कुछ एजेंडा, उनके कुछ मंतव्य थे, जैसे कि भारत के व्यापार पर एकाधिकार करना, उसके लिए इन्हें अरबियों को बाहर करना है, और भारतीय व्यापार पे एकाधिकार के साथ साथ अरब सागर और हिंद महासागर पे पूरे ओशियन को अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में ले आना है। इसके साथ साथ पुर्तगालियों का एक और एजेंडा था, जिसमें था कि क्रिश्चियनिटी का, ईसाइयत का भारत में प्रचार प्रसार करना, जिससे कि धार्मिक रूप से भी ये अपने आप को भारत में इस्टेब्लिश कर पाएँ और इनको एक रिलीजियस एज रहे। ये कहीं ना कहीं भारत में संख्या इनकी बढ़े, संख्या बल में भी ये ज़्यादा हों। तो ये जो धार्मिक प्रचार प्रसार है, ये कहीं ना कहीं ये पुर्तगाली कंपनी, पुर्तगाली साम्राज्यवाद को और भारत में और मजबूत करने का एक जरिया था। तो आगे हम देखते हैं कि इस धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए पुर्तगाल से 1542 में पुर्तगाली जेसुइट मिशन का आगमन होता है। और इसके साथ साथ एक इनके फेवर में एक बात ये होती है, जेसुइट मिशन के भारत में आगमन के आने के साथ साथ ही कुछ आने वाले सालों में जेसुइट मिशन का तत्कालीन जो मुग़ल शासक है अकबर होता है, उसके दरबार में इनकी अच्छी खासी पहुंच बन जाती है, इनकी पैठ बन जाती है, और जिससे कि पुर्तगाली कंपनी को व्यापारिक और अन्य फ़ायदे भी मिलेंगे जेसुइट के अच्छे संबंध होने के कारण मुग़ल दरबार से। तो इसे भी हम आगे देखेंगे। तो हम ये देखते हैं कि 1542 में जब जेसुइट का आगमन हो जाता है, आने वाले सालों में जेसुइट्स का मुग़ल दरबार से अच्छा खासा संबंध बनता है। और इसके पीछे कारण क्या होता है, जेसुइट्स को अगर हम जान लें कि जेसुइट्स मतलब मोटा मोटी की यही, जैसे कि क्रिश्चियन धर्म गुरु, पादरी, ये होते थे, इनका एक समूह था। और हम देखते हैं कि जेसुइट्स मुग़ल दरबार में किस प्रकार से पहुंचते हैं। तो उसके पीछे कारण ये होता है कि जो मुग़ल शासक, तत्कालीन मुग़ल शासक अकबर होता है, उसका सभी धर्मों को जानने समझने में उसकी बड़ी रुचि होती है, उसका इंटरेस्ट होता है। हर अलग अलग धर्म क्या कहते हैं, उनके मूल में क्या है, इसके बारे में वो अपनी उसकी एक अपनी समझ बनाना चाहता था। इसलिए हर धर्म के बारे में वो जानकारी चाहता था। इसके लिए अलग अलग धर्मों के विद्वानों से वो चर्चा परिचर्चा भी करता था, गहन चिंतन मनन किया करता था। इसीलिए हम देखते हैं कि अकबर ने 1575 में आगरा के फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना बनवाया, जहाँ की अलग अलग धर्मों के विद्वान आके, जिनके साथ वो धर्मों पे गहन चर्चा परिचर्चा किया करता था। तो उस चर्चा परिचर्चा के लिए उसने एक मीटिंग हॉल बनवाया, जिसे मीटिंग हॉल कह सकते हैं, जो कि इबादत खाना था, जिसे 1575 में अकबर ने बनवाया था। और उसी के साथ साथ उसने एक धर्म भी चलाया अकबर ने, जिसे दीन इलाही कहा गया।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अकबर का धर्म में अलग अलग धर्मों को, इस्लाम के साथ साथ ही अलग अलग धर्म जैसे हिंदू, क्रिश्चियन, ये सारे, इनको जानने समझने में रुचि थी। और इसीलिए अकबर जेसुइट्स को अपने दरबार में आमंत्रित करता है। वो गोवा पत्र लिखता है और 2 विद्वान पादरी आगरा भेजने का, मतलब उसने रिक्वेस्ट किया कि जो क्रिश्चियनिटी के जो स्कॉलर हों, जो विद्वान हो क्रिश्चियनिटी के बारे में, ईसाई धर्म के बारे में उनकी अच्छी समझ हो, उनको दरबार में उसने भेजने के लिए पुर्तगालियों से रिक्वेस्ट किया। तो जब गोवा में ये लेटर मिला पुर्तगालियों को, तो उन्होंने बड़े ही इसे मतलब कि एक्साइटमेंट के साथ इसको इनविटेशन को स्वीकार कर लिया और उन्होंने इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। अपॉर्चुनिटी इस प्रकार से कि इससे वो कहीं न कहीं धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, भारतीयों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करना चाहते थे। तो जब उन्हें अकबर के दरबार से इस प्रकार का इनविटेशन आता है कि तो वो इसे ये समझते हैं कि अगर वो शासक को, मतलब कि जो भी रूलर है इस टाइम पे, उसको अगर अकबर को ही इन्फ्लुएंस कर देंगे तो उसे और उसके दरबार के लोगों को भी ईसाईयत में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस प्रकार वो इसे एक मौके के तौर पे, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहे थे कि अगर हमने अकबर को प्रभावित कर दिया तो शायद हम उन्हें भी ईसाई मत में परिवर्तित कर सकें। और इस प्रकार अकबर के निवेदन पर गोवा चर्च के अथॉरिटी ने 2 पादरियों के दल को ये मुग़ल दरबार फतेहपुर सीकरी में 1580 में भेजा और इस दल ने वहाँ 3 साल मुग़ल कोर्ट में रहने के बाद 1583 में ये वापस लौट आए। और आगे हम देखते हैं कि अकबर ने फिर 1590 में निमंत्रित किया, जो कि फिर दूसरा जेसुइट मिशन 1590 में गया और 2 साल वहाँ रहने के बाद 92 में वापस लौटा और तीसरा मिशन 1595 में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जेसुइट मिशन का अकबर के दरबार में आना जाना इन सालों में लगातार लगा रहा। लेकिन अल्टीमेटली जो उनका एक अल्टीमेट गोल था कि दरबार में अकबर को इतना इन्फ्लुएंस करना क्रिश्चियनिटी से कि उसको कन्वर्ट करा सकें और उसके दरबार के लोगों को। लेकिन हम देखते हैं कि मिशनरीज़ को न तो अकबर और न ही उसके दरबार के किसी अन्य लोगों को ईसाई मत में वो कन्वर्ट कर सके, परिवर्तित कर सके। लेकिन इससे एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि जेसुइट्स का जो मुग़ल दरबार में एक पहुंच बन गई थी, जो ये लिंक बन गया था, इसका पुर्तगाली कंपनी को भरपूर फ़ायदा हुआ। और इस लिंक का, इस पहुंच का, इस पैठ का पुर्तगाली कंपनी ने अपने व्यापारिक विस्तार के लिए, अपने व्यापार को मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए इसका भरपूर उपयोग किया। और आगे भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से अपने कॉम्पिटिटर को, हम जो भी इस भारत के साथ व्यापार में एंटर करना चाहते हैं, उनको भारत के व्यापार से अलग रखने के लिए भी मुग़ल दरबार के इन संबंधों का पुर्तगाली कंपनी उपयोग करेगी। तो हम देख रहे हैं कि जो जेसुइट्स इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो 3 जेसुइट्स मिशन जो अकबर के दरबार में गए, ये जिस उत्साह के साथ गए थे, भले ही उन्हें उसके हिसाब से इनको सफलता नहीं प्राप्त हुई, ये अकबर को और उसके दरबारियों को प्रभावित करने में असफल रहे, उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराने में असफल रहे। लेकिन इन्होंने इनके दरबार में आने जाने से लगातार इन 3 जेसुइट्स मिशन के दौरान जो लिंक बन गया था, उसका पुर्तगाली कंपनी ने अच्छा खासा फ़ायदा उठाया अपने व्यापारिक विस्तार के लिए। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो जेसुइट्स हैं, इन्होंने पुर्तगाली कंपनी के लिए मुग़ल कोर्ट में, मुग़ल दरबार में अनऑफिशियल एजेंट की भूमिका निभाई। और जेसुइट्स के जाने से जेसुइट्स का जो एक जो टारगेट था, भले वो उसे अचीव ना कर पाए हों, लेकिन
इन्होंने पुर्तगाली कंपनी को अल्टीमेटली बेनिफिट ही पहुंचाया, क्योंकि उस लिंक का पुर्तगाली कंपनी को फ़ायदा मिला। ये जहां व्यापारिक फैक्ट्री लगाना चाहते थे ये वो वहां लगा सकते थे, और सीधे इनकी दरबार तक पहुंच होने के कारण ये बहुत सारी रियायतें इन्हें प्राप्त हो रही थी, चाहे टैक्स हो चाहे किसी भी प्रकार की। तो जेसुइट मिशन का मुग़ल कोर्ट में जाना, इसने पुर्तगाली व्यापार को, पुर्तगाली कंपनी को कहीं न कहीं फ़ायदा ही पहुंचाया। इस धार्मिक प्रचार प्रसार के क्रम में हम देखते हैं कि 1510 में, जब से गोवा पुर्तगालियों के अंडर में है, क्योंकि 1510 में जब अल्बुकर्क ने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था, तब से गोवा पे पुर्तगालियों का न सिर्फ व्यापारिक एकाधिकार है, बल्कि इसके साथ साथ गोवा में पुर्तगाली एक राजनीतिक शक्ति भी है। गोवा में पुर्तगाली रूल भी कर रहे हैं। तो इस धार्मिक प्रचार प्रसार के क्रम में पुर्तगालियों ने गोवा में बहुत बड़े स्केल पे जबरन धर्म परिवर्तन कराया, बहुत बड़े स्तर पे। और इन्होंने जो परिवर्तित हो गया तो ठीक है, अगर नहीं परिवर्तित हुआ तो उसे मार भी दिया। तो गोवा में इस प्रकार से हम देखते हैं कि सत्ता में होने का इन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया, और गोवा में बहुत बड़े स्तर पे इन्होंने कन्वर्जन कराया, और जो नहीं कन्वर्ट हुए उन्हें मार दिया। तो हम आगे ये देखते हैं कि पुर्तगाली भारत में धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए साम दाम दंड भेद हर तरीके का ये सहारा लेते हैं। जहाँ विनम्रता से इनको टैकल करना चाहिए था हम तो वहाँ पे ये विनम्र रहे, और जहाँ पे इन्हें दमनात्मक कार्रवाई करनी थी वहाँ पे इन्होंने दमनात्मक कार्रवाई की। ये हम कह सकते हैं कि पुर्तगाली धार्मिक रूप से मतलब कि असहिष्णु थे, ये रिलीजियसली इंटॉलरेंट थे। इन्होंने आगे हम देखते हैं कि अकबर की मृत्यु के बाद जब 1605 में जहांगीर सिंहासन ग्रहण करता है, तो उसने जेसुइट्स को उतनी तवज्जो नहीं दी, उसने जेसुइट्स की उतनी रिस्पेक्ट नहीं करी। और उसके बाद अकबर की जो सेक्युलर नीति थी उससे कहीं न कहीं मुसलमान जो थे अशांत थे, वो मुसलमान कहीं न कहीं इनका विरोध करने लगे थे। तो इसलिए जहांगीर ने शुरू में मुसलमानों को शांत करने की कोशिश की, और जेसुइट्स को ऐसा जताया कि जैसे उन्हें वो जानता ही ना हो। लेकिन आने वाले टाइम में हम जैसे देखेंगे कि 1606 में जहांगीर फिर से उन्हें समर्थन देना शुरू कर देता है। लाहौर में उसने एक चर्च बनवाने की अनुमति दी, और आगरा में उसने बपतिस्मा आयोजित करवाने की अनुमति दी। बपतिस्मा वो होता है जिसमें कि अगर कोई अपनी मर्जी से कन्वर्ट होना चाहता है ईसाईयत में तो वो हो सकता है। तो 1608 में उसने इसकी मंजूरी दी, और जो पुर्तगाली जेसुइट्स हैं और पुर्तगालियों को उसी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई जैसे अन्य को थी। गलियों और सड़क मार्गों पर पूरे क्रिश्चियन रीति रिवाज के साथ चर्च के जुलूस निकालने की अनुमति दी गई। चर्च के खर्चे और धर्मांतरित लोगों की सहायता के लिए जो मुग़ल ख़जाना था उससे जो नगद सहायता दी जाती थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जहांगीर के शासनकाल तक इनकी जेसुइट्स का प्रभाव दरबार में बना रहा, और जहांगीर का इस प्रकार का बिहेवियर जेसुइट्स ने देखा तो उनको फिर से उनके मन में ये एक जो अकबर के टाइम पे उनको कन्वर्ट कराने की वो जो उनकी ख्वाहिश थी वो कहीं न कहीं दब सी गई थी, क्योंकि अकबर 3 जेसुइट्स मिशन अकबर के दरबार में अकबर ने बुलाया, लेकिन उसके बाद भी वो इतना इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। तो जहांगीर का इस प्रकार का जो झुकाव था क्रिश्चियनिटी के प्रति, उसको देख के एक बार से जेसुइट पादरी उसे फिर से ईसाई मत में लाने के लिए आशावान हो उठे। और जहांगीर के बारे में अगर हम बात करें तो हम आगे देखते हैं कि जो आगरा के दरबार में मुग़ल कोर्ट में जो जहांगीर का सिंहासन था तो वो ईसाई संतों की पेंटिंग से घिरा हुआ था। तो ये कहीं न कहीं उसका एक ईसाईयत के प्रति झुकाव को दर्शाता था, जिससे कि जेसुइट संतों को इस बार पूरा भरोसा था कि वो जहांगीर को ईसाई मत में परिवर्तित करने में सफल होंगे। आगे हम देखते हैं कि ब्रिटिश सम्राट का दूत
कैप्टन हॉकिंस भारत आता है, लेकिन उसे दरबार में पहुंचने से रोकने के लिए पुर्तगाली भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन अंततः कैप्टन हॉकिंस मुग़ल दरबार में जहांगीर के सामने उपस्थित होता है। वह ब्रिटिश सम्राट की ओर से लाए गए उपहार को उनको सौंपता है और उन जहांगीर से फारसी भाषा में बात करता है, जिससे कि जहांगीर बेहद खुश होता है और उसका बहुत आत्मीयता के साथ स्वागत करता है और उसे 400 का मनसब प्रदान करता है। और ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं पुर्तगालियों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। और जहांगीर के मुग़ल कैप्टन हॉकिंस के जहांगीर के दरबार में आने का मात्र एक कारण था कि वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत से व्यापार करने के लिए अनुमति लेना चाहता था और वह सूरत में फैक्ट्री खोलना चाहता था। इसलिए कैप्टन हॉकिंस मुग़ल दरबार में जहांगीर के सामने उपस्थित हुआ था। लेकिन पुर्तगाली प्रभाव के चलते, क्योंकि जेसुइट्स का मुग़ल दरबार में अच्छा खासा प्रभाव था अकबर के समय से ही, तो जहांगीर भले ही कैप्टन हॉकिंस का स्वागत करता है, उसे 400 का मनसब देता है, बाकी बहुत सारी चीज़ें उसके फेवर में करता है, उसको जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस 1611 तक रहता भी है। लेकिन जहांगीर उसे पुर्तगाली दबाव में आकर, जेसुइट्स के दबाव में आकर उसे सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति नहीं देता है। तो कहीं न कहीं पुर्तगालियों का प्रभाव जो था, पुर्तगाली जो जेसुइट्स थे उनका जो प्रभाव मुग़ल दरबार में था, उसका इन्हें फ़ायदा मिलता है और कैप्टन हॉकिंस को सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति नहीं मिलती है। लेकिन आने वाले हम टाइम में देखते हैं कि पुर्तगालियों ने कुछ ऐसे काम करे जिससे कि मुग़ल शासक जहांगीर बिल्कुल अप्रसन्न हो गया और उसने आने वाले टाइम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। ब्रिटिशर्स को फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिलने के कारण पे अगर हम जाएं तो इसी टाइम पे पुर्तगालियों ने मुग़लों की जो नौसैनिक कमज़ोरी के चलते उनके जो 4 जहाज़ थे उनको जब्त कर लिया। वो कई मुसलमानों को बंदी बना लिया, उस जो जितना भी सामान था उन जहाज़ों पे उनको जब्त कर लिया और इससे मुग़ल्स को करोड़ों रुपए का घाटा हुआ। और जहांगीर की माँ का इन सामान में गहरी रुचि थी, तो इसलिए आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि पुर्तगालियों से जहांगीर के संबंध धीरे धीरे ख़राब होते जाएंगे और यही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में इस्टेब्लिश करने में सहायक होंगे। इसी टाइम पे हम आगे देखते हैं कि 1612 में ब्रिटिश नेवी का शिप ड्रैगन, जिसको कि कैप्टन बेस्ट लीड कर रहे थे, इनका पुर्तगाली नेवी से युद्ध होता है स्वाली नामक स्थान पे। और इसमें कैप्टन बेस्ट की जो ब्रिटिश नेवी होती है, जिसको कैप्टन बेस्ट लीड कर रहे होते हैं, तो इस स्वाली के युद्ध में ब्रिटिश नेवी पुर्तगाली नेवी को हरा देती है, जिससे कि जहांगीर बहुत प्रभावित होता है। और यही आगे चल के ब्रिटिशर्स का जो सूरत में 1613 में फैक्ट्री खुलती है, तो उसके खुलने का रास्ता प्रशस्त करता है। जहांगीर इनकी जीत से, ब्रिटिशर्स की जीत से बहुत प्रभावित होता है और इनको 1613 में सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति देता है। इस प्रकार ब्रिटिशर्स, जो कि जब कैप्टन हॉकिंस के टाइम पे भले इनको अनुमति नहीं मिल पाती है, लेकिन 1613 में अल्टीमेटली इनकी फैक्ट्री सूरत में ये लगाते हैं। और उससे पहले 1611 में इन्होंने मूसलीपट्टनम में भी साउथ इंडिया में एक फैक्ट्री इससे पहले इन्होंने लगा ली थी। तो आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि जहांगीर के बाद शाहजहाँ के शासनकाल में, जिसमें कि मुग़ल दरबार में पुर्तगालियों को जो मिलने वाला लाभ था उसका हमेशा के लिए अंत हो गया। और साथ ही इस आशा ने भी दम तोड़ दिया कि वे शाही परिवार और मुग़ल भारत के लोगों का ईसाई धर्म में धर्मांतरण करा पाएंगे, जिसका सपना उन्होंने कभी अकबर और जहांगीर के काल में देखा था। और जैसे ही हम देखते हैं कि शाहजहाँ गद्दी संभालता है, तो उसे जहांगीर के वक्त में जब इन्होंने
उनके शिप्स जो नेवी के जो मुग़ल नेवी के जो जहाज़ थे उन पे कब्ज़ा कर लिया था, उनको उनके सामान को जब्त कर लिया था। तो ये शाहजहाँ को ये बात पहले से ही पता थी। और आगे हम देखते हैं कि इसी टाइम पे शाहजहाँ के शासनकाल में ही रानी मुमताज़ महल की 2 दासियों को पुर्तगाली बंदी बना लेते हैं और उनका अपमान करते हैं, जिससे कि शाहजहाँ बिल्कुल ही क्रुद्ध हो जाता है और हुगली, जो कि एक प्रमुख पुर्तगाली व्यापारिक फैक्ट्री हो, जहाँ पे पुर्तगालियों की व्यापारिक फैक्ट्री होती है, पुर्तगालियों का एक प्रमुख व्यापारिक नगर होता है, उससे पुर्तगालियों को उखाड़ फेंकता है मुग़ल सैनिक कार्रवाई के द्वारा। और इस प्रकार हम देखते हैं कि अब पुर्तगालियों का धीरे धीरे भारत में डिक्लाइन शुरू हो चुका है। और साथ ही साथ डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से इनको व्यापार में भी अब कड़ी टक्कर मिलेगी और धीरे धीरे हम देखेंगे कि पुर्तगाली उनसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे और आने वाले समय में जो पुर्तगाली शक्ति है अब धीरे धीरे भारत में वो क्षीण हो जाएगी, पुर्तगाली पतन की ओर अग्रसर हो जाएंगे।